हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। आज की कक्षा में हम छायावादोत्तर गद्य साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम नाटक जो विधा है उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं नाटक विधा के संदर्भ में किस काल में छायावादोत्तर युग की बात हम कर रहे हैं। इस काल में हिंदी नाटक रंगमंच और जीवन के यथार्थ से जुड़कर नई दिशा की ओर उन्मुख हुआ था। कौन? नाटक, रंगमंच और जीवन यथार्थ से जुड़ चुका था। हिंदी नाट्य लेखन का सूत्रपात भारतेंदु कर चुके थे, किंतु भारतेंदु के बाद प्रसाद को दिशा निर्देशक नाटककार स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु के बाद दिशा निर्देशक नाटककार के रूप में कौन सामने आते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। प्रसाद के नाटकों के साथ समस्या यह थी कि वे रंगमंची नहीं थे। तो आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि कौन सी विशेषता प्रसाद के नाटकों में नहीं थी। वैसे प्रसाद बहुत बड़े अच्छे नाटककार हैं, लेकिन उनके जो नाटक हैं उनकी जो कमी थी कि वो रंगमंची नहीं थे, रंगमंच पर उन्हें खेला नहीं जा सकता था। यह उनकी नाटकों की विशेषता प्रमुख है कि रंगमंची नहीं थी। तो आप इसको गलत ना मान करके सही मानेंगे, ऑप्शन में सही करेंगे। और रोमांटिसिज्म से बाहर नहीं निकल सके थे, यह भी उनकी नाटकों की विशेषता थी कि उनके नाटक रंगमंची नहीं थे और रोमांटिसिज्म से बाहर नहीं निकल सके थे। वस्तुतः उपेंद्र नाथ अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। यह भी अच्छा प्रश्न है कि ऐसे पहले कौन से नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से बाहर निकाला और किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध से उसको जोड़ा। तो उपेंद्र नाथ अश्क का नाम हम ले सकते हैं। यद्यपि उनके जय पराजय 1937 ईस्वी पर प्रसाद के रोमांटिसिज्म की छाया है। जय पराजय किसका नाटक है? उपेंद्र नाथ अश्क का छठा बेटा। 1940 ईस्वी में काफ़ी बार हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। छठा बेटा उस प्रभाव से मुक्त है, अर्थात छठा बेटा जो है उसमें रोमांटिसिज्म का प्रभाव नहीं है, लेकिन जो पहला नाटक इनका है जय पराजय उसमें रोमांटिसिज्म का प्रभाव दिखता है। अश्क जी के अन्य नाटक हैं कैद, उड़ान, भंवर, अंजो दीदी, अंधी गली और पैंतरी। बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं, याद रखेंगे उपेंद्र नाथ अश्क के। कैद, उड़ान, भंवर, अंजो दीदी, अंधी गली और पैंतरी। आगे देखते हैं विष्णु प्रभाकर, जगदीश प्रसाद माथुर, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश आदि प्रमुख नाटककार हैं इस युग के। विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर के कोणार्क, शारदिया, पहला राजा उल्लेखनीय नाटक है। ये कई बार पूछे जाते हैं। जगदीश चंद्र जो माथुर हैं उनके प्रमुख नाटकों में कोणार्क, शारदिया और पहला राजा प्रमुख नाटक हैं। पूछा जा सकता है कौन सा नाटक इनका नहीं है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में धर्मवीर भारती का गीति नाट्य अंधायुग 1955 ईस्वी में, कई बार इसकी तारीख भी पूछी जाती है, विशेष उल्लेखनीय है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने कई नाटकों की रचना की है, जिसमें अंधायुग 1955 ईस्वी में, मादा कैक्टस 1959 में, 3 आँखों वाली मछली 1960 में, सुंदर रस, सूखा सरोवर 1960 में, रक्त कमल 1962 में, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु और कर्फ्यू। इनको क्रम से भी आपसे लगाया जा सकता है क्योंकि इनके नाटक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में इनके नाटक पूछे जाते हैं। मोहन राकेश गहन मानवीय त्रासदी और नाटकीय स्थितियों में रचनात्मक ढंग से आंकने वाले नाटककार हैं। उनके आषाढ़ का एक दिन 1958 में, लहरों का राजहंस 1963 में और आधे अधूरे इनका अंतिम नाटक माना जाता है 69 में। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका भी है। आधे अधूरे नाटक का जो समय है वह पूछा जाता है। सबसे पहले इन्होंने आषाढ़ का एक दिन लिखा, फिर लहरों के राजहंस और अंत में आधे अधूरे। मोहन राकेश के 3 प्रमुख नाटक हैं
इस काल में गीति नाट्य भी प्रचुर मात्रा में लिखे गए हैं। अंधा युग के बाद सुमित्रानंदन पंत ने रजत सीकर, शिल्पी और शोवर्ण लिखे। पूछा जा सकता है सुमित्रानंदन पंत के नाटक रजत सीकर, शिल्पी और शोवर्ण। सेठ गोविंद दास ने स्नेह या स्वर्ग, कर्ण, शशिगुप्त, हिंसा और अहिंसा, संतोष कहाँ लिखे। प्रमुख नाटक सेठ गोविंद दास के स्नेह या स्वर्ग 1946 में, कर्ण 1942 में, शशिगुप्त 1942 में, हिंसा और अहिंसा 1940 में, संतोष कहाँ 1941 में। प्रमुख नाटक किसके हैं तो सेठ गोविंद दास के। गिरिजा कुमार माथुर के कल्पांतर, सृष्टि की सांझ, लोह देवता, संघर्ष, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषबाई कई बार पूछा गया नाटक है। मिलान कीजिए वालों में पूछ लिया जाता है, तो कभी छांटिए वाले प्रश्नों में, तो कभी संगत असंगत में यह प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषबाई 1963 ईस्वी में। छायावादोत्तर काल के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र का अपराजित, चक्रव्यूह, हरिकृष्ण प्रेमी का आहुति, स्वप्नभंग, विषपान, सांपों की सृष्टि, उदार, अमृतपुत्री, बंधन, छाया। और गोविंद वल्लभ पंत ने 2 उल्लेखनीय नाटकों की रचना की, सुहाग की बिंदी और ययाति और सुहाग की बिंदी गोविंद वल्लभ पंत के 2 प्रमुख नाटक हैं। इसके अलावा उदय शंकर भट्ट के नाटकों में बौद्धिकता, मनोवैज्ञानिकता और यथार्थपरकता झलकती है। इनके नाटक शक विजय, क्रांतिकारी, नया समाज, पार्वती प्रमुख नाटक हैं। इसके अलावा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने समर्पण और गौतम नंद प्रमुख नाटक लिखे, तो आप याद रखेंगे। मोहन राकेश के प्रमुख 3 नाटक, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषबाई, इसके अलावा सेठ गोविंद दास के प्रमुख नाटक, और इसके अलावा हम देखें तो लक्ष्मी नारायण जो मिश्र जी हैं, इनके प्रमुख नाटकों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। छायावादोत्तर काल की अन्य नाट्य कृतियों को मोटे रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंध नाटक, पीढ़ीगत संघर्षों का नैतिक मूल्यों के संबंध में नाटक, चीनी आक्रमण से संबंधित नाटक। अर्थात इसका जो वर्गीकरण है वह इस प्रकार से हम कर सकते हैं। छायावादोत्तर जो नाटक है, नाट्य कृतियाँ हैं, कि एक वो नाटक जो स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार से संबंधित लिखे गए हैं, उसको माध्यम बनाकर लिखे गए हैं। कुछ ऐसे नाटक भी लिखे गए हैं जिसमें पीढ़ीगत संघर्ष को दिखाया गया है, नैतिक मूल्यों को दिखाया गया है, और कुछ चीनी आक्रमण से संबंधित नाटक लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से विभाजन कर हम बांट सकते हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार के न्याय की रात और विनोद रस्तोगी के आज़ादी के बाद तथा नया हाथ प्रथम वर्ग में आते हैं। प्रथम वर्ग अर्थात स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार और विनोद रस्तोगी के ये नाटक आते हैं। कौन से? आज़ादी के बाद और नया हाथ और विद्यालंकार का न्याय की रात। दूसरे वर्ग में अर्थात पीढ़ीगत संघर्षों का नैतिक मूल्यों से संबंधित नाटक जो हैं उनमें आते हैं नरेश मेहता के सुबह के घंटे और खंडित यात्राएं तथा मनु भंडारी के बिना दीवार का घर उल्लेखनीय नाटक माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न बनाकर कि मनु भंडारी का बिना दीवारों का घर एक कौन सी विधा है? पहला प्रश्न नाटक विधा है। यह भी पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के नाटकों में आता है? तो पीढ़ीगत संघर्षों का नैतिक मूल्यों से संबंधित नाटकों में यह आता है। तृतीय वर्ग में शिव प्रसाद सिंह की घाटियां गूंजती हैं और ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नेफा की एक शाम उल्लेखनीय है। तीसरी अर्थात चीनी आक्रमण से संबंधित। तो यह भी बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनाया जा सकता है कि नेफा की एक शाम संबंधित नाटक है, तो चीनी आक्रमण से संबंधित नाटक है जो किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। नेफा की एक शाम एक नाटक विधा है और घाटियां गूंजती हैं शिव प्रसाद सिंह की चीनी आक्रमण से संबंधित नाटक माना जाता है। विपिन कुमार के 3 अपाहिज, ज्ञानदेव अग्निहोत्री के शुतुरमुर्ग कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। 1900 पूछा जा चुका है। शुतुरमुर्ग 1968 ईस्वी में आगे भी पूछा जा सकता है कि किसका नाटक है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। और 3 अपाहिज विपिन कुमार का। गिरिराज किशोर के नरमेघ्य, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी पूछा जा चुका है कई बार प्रश्न। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा में।
नवीन आधुनिक भावबोध के नाटक हैं। तो इनकी अगर विषय वस्तु आपसे पूछ ले कि किस प्रकार के नाटक हैं, तो नवीन आधुनिक भावबोध के नाटक ये माने जाते हैं। इनमें वर्तमान जीवन में व्याप्त अनास्था, उद्देश्यहीनता और विसंगतियों को अत्यंत सशक्त अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं एकांकी नाटक छायावादोत्तर युग के किस प्रकार के लिखे गए हैं। प्रारंभ में हिंदी एकांकी को एक स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं माना गया, किंतु 1940 ईस्वी के बाद इसे स्वतंत्र विधा के रूप में मान लिया गया है। अर्थात कब से एकांकी नाटक है वह स्वतंत्र विधा के रूप में माना गया 1940 ईस्वी के बाद में। इस समय के प्रमुख एकांकीकार हैं भुवनेश्वर, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, अश्क, सेठ गोविंदास, जगदीश चंद्र माथुर आदि प्रमुख एकांकी नाटककार माने जाते हैं। भुवनेश्वर ने तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींव, सिकंदर आदि एकांकी लिखे। भुवनेश्वर की प्रमुख एकांकियाँ कौन कौन सी हैं? आज़ादी की नींव, तांबे के कीड़े और सिकंदर प्रमुख एकांकियाँ हैं। रामकुमार वर्मा इस काल के प्रमुख एकांकीकार हैं। इनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी है। प्रश्न बनाया जा सकता है, रामकुमार वर्मा की एकांकियों का मूल स्वर रहा है तो आदर्शवादी। ध्यान रखेंगे। इनके एकांकी संग्रह हैं रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, जूही के फूल आदि किसके हैं? रामकुमार वर्मा के। और इनका जो मूल स्वर है वह है आदर्शवादी रहा है। उदय शंकर भट्ट ने 1938 ईस्वी के आसपास एकांकी लेखन आरंभ किया। भट्ट जी ने अपनी एकांकियों को नवजीवन की ज्वलंत समस्याओं से जोड़ने की कोशिश की। तो किसने अपनी एकांकियों में नवजीवन की ज्वलंत समस्याओं को उभारा है? तो उदय शंकर भट्ट ने। स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, धूम, शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, पर्दे के पीछे, आज का आदमी, सात प्रहसन आदि इनकी प्रमुख एकांकी संकलन हैं उदय शंकर भट्ट के, जिन्होंने क्या किया है? एकांकियों को नवजीवन की ज्वलंत समस्याओं से जोड़ने की कोशिश की है। आगे देखते हैं। हिंदी एकांकीकारों में उपेंद्रनाथ अश्क का विशिष्ट स्थान है। देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, 25 श्रेष्ठ एकांकी आदि उनके एकांकी संग्रह हैं। उनकी एकांकियों के विषय पारिवारिक जीवन के विविध क्षेत्र हैं। किसकी बात यहाँ हो रही है? उपेंद्रनाथ अश्क। तो इनका जो विषय है एकांकियों का वो क्या है? पारिवारिक जीवन के विविध क्षेत्र इनकी एकांकियों का विषय रही है। और प्रमुख एकांकियों में देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है। पूछा हुआ प्रश्न है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसकी एकांकी है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की। और इनकी एकांकियों का विषय पारिवारिक जीवन के विविध क्षेत्र रहे हैं। सेठ गोविंदास, इनकी एकांकियों के विषय में राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र प्रमुख रहा है। सेठ गोविंदास के स्वयं कुशल और कर्मठ राजनीतिज्ञ थे। सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पद आदि इनके एकांकी संग्रह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रेमी के एकांकी संग्रह हैं मातृ मंदिर, राष्ट्र मंदिर, मान मंदिर, न्याय मंदिर, वाणी मंदिर। तो आप ध्यान रखेंगे मंदिर से संबंधित कुछ प्रमुख जो एकांकियां हैं वो हरे कृष्ण प्रेमी ने लिखी है। जगदीश चंद्र माथुर के दो एकांकी संग्रहों में भोर का तारा, पूछा हुआ प्रश्न है कई बार, भोर का तारा और ओ मेरे सपने में जीवन की नवीन समस्याओं को रूपायित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकियों का प्रमुख विषय पारिवारिक जीवन, तो सेठ गोविंदास की एकांकियों का जो प्रमुख विषय है वह राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहा है। आगे देखते हैं। विष्णु प्रभाकर ने आदर्शवाद, सांस्कृतिक चेतना, नैतिक मूल्यों और मनोविज्ञान को दृष्टि में रखकर सामाजिक एकांकियों की रचना की है। विष्णु प्रभाकर की एकांकियों का विषय क्या हो गया? आदर्शवाद प्लस सांस्कृतिक चेतना प्लस नैतिक मूल्य और प्लस वैज्ञानिक दृष्टि को मध्य में रखकर सामाजिक एकांकियों की रचना इन्होंने की है विष्णु प्रभाकर जी ने। उनकी प्रमुख एकांकियों में
प्रकाश और परछाई, इंसान, 12 एकांकी, क्या वह दोषी था, 10 बजी रात, ऊंचा पर्वत, गहरा सागर, ये रेखाएं, ये दायरे एकांकी संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी, मोहन राकेश, अंडे के छिलके, कई बार मिलान कीजिए वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। धर्मवीर भारती का नदी प्यासी थी और मोहन राकेश अंडे के छिलके। भारत भूषण अग्रवाल, विनोद रस्तोगी, विमला लूथरा, रेवती शरण शर्मा, प्रभाकर माजवी, गिरिजा कुमार माथुर का उम्र कैद, चिरजीत सिद्धार्थ कुमार ने एकांकी और रेडियो के अंक लिखे हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी और दूसरा दरवाजा आदि एकांकी संग्रहों में सामाजिक जीवन की यथार्थ अभिव्यक्ति, समस्याओं के सूक्ष्म समाधान और रंगमंचीय सार्थकता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं जो छायावादोत्तर उपन्यास विधा है उसके संबंध में कि किस प्रकार के उपन्यास इस युग में, इस समय में लिखे गए, कैसी परिस्थितियां रही और किस प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास कई मोड़ों से गुजरता हुआ दिखाई पड़ता है, जिन्हें स्थूल रूप से 3 दशकों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों की बात कर रहे हैं हम। 1950 ईस्वी तक के उपन्यास, 1950 से 60 ईस्वी तक के उपन्यास और साठोत्तरी उपन्यास। कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। प्रेमचंदोत्तर जो उपन्यास हैं उनको 1950 तक के लिखे हुए उपन्यास, 50 से 60 और साठोत्तरी उपन्यास। 1950 ईस्वी तक का दशक मुख्यतः फ्रायड और मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित रहा है। 1960 का दशक प्रयोगात्मक विशेषताओं का रहा तथा 1960 के बाद के आधुनिकतावादी विचारधारा से पोषित उपन्यास लिखे गए। फ्रायड से प्रभावित उपन्यासकारों में जैनेन्द्र प्रमुख रहे हैं। उनके उपन्यासों में कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि में मनोवैज्ञानिक दार्शनिकता, व्यक्तिकता के विविध रूप उभरते हैं। तो फ्रायड से प्रभावित जो उपन्यासकार रहे हैं उनमें जैनेन्द्र का नाम प्रमुख आता है और जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यासों में कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन आदि उपन्यास हैं, जिनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? मनोवैज्ञानिक दार्शनिकता और व्यक्तिकता के विविध रूप उभारे हैं। उनके नारी पात्र यदि एक और समाज की मर्यादाओं को बनाए रखना चाहते हैं तो दूसरी ओर अपने अस्तित्व की पहचान भी करना चाहते हैं। जैनेन्द्र के उपन्यासों की बात यहाँ हो रही है। आगे के शेखर एक जीवनी 1941 ईस्वी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी उपन्यास में एक नया मोड़ आया। इसके 2 भाग हैं। उनका दूसरा उपन्यास नदी के द्वीप 1951 में, कई बार इनका क्रम भी लगाकर पूछा जाता है परीक्षा में। शेखर एक जीवनी 1941 और नदी के द्वीप 1951। जैनेन्द्र और अज्ञे फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित रहे हैं तो इलाचंद्र जोशी उनके मनोविश्लेषण से प्रभावित रहे हैं। इनका पहला उपन्यास घृणामयी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका था कि उन्हें प्रतिष्ठा जो है वह सन्यासी 1941 ईस्वी से मिली है। इसके अतिरिक्त पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य आदि उनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। यशपाल ने 2 ऐतिहासिक उपन्यास अमिता और दिव्या। तो अमिता और दिव्या का अगर विषय पूछा जाता है इनका तो ऐतिहासिक, और ये किसके उपन्यास रहे हैं? यशपाल ने अमिता और दिव्या लिखे हैं। किंतु इनके शेष उपन्यास समाजवादी यथार्थ का चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये तो इनके ऐतिहासिक उपन्यास है दिव्या और अमिता तो, लेकिन जो और उपन्यास इन्होंने लिखे हैं यशपाल जी ने, उसमें समाजवादी यथार्थ का चित्र भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच। इसके झूठा सच के 2 भाग हैं, 58 और 60 में लिखे गए हैं। पूछा जाता है प्रश्न कई बार, तो आप यशपाल के सभी उपन्यास हैं इनको क्रम से भी एक बार देख लेंगे। दादा कॉमरेड 41 में, देशद्रोही 42 में, पार्टी फिर बनाई 43 में, मनुष्य के रूप 1949 में और झूठा सच के 2 भाग 58 और 60 में आए हैं। यशपाल की परंपरा के दूसरे उपन्यासकार रामेश्वर शुक्ल अंचल रहे हैं। उन्होंने चढ़ती धूप, नई इमारत, उल्का और मरुद्वीप उपन्यास लिखे हैं। मरुप्रदीप उपन्यास लिखे हैं। किसने? यशपाल के परंपरा के ही उपन्यासकार हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर प्रेमचंद परंपरा के उपन्यासकार हैं।
उन्होंने टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा रेखा और सभी नचावत राम गुसाई उपन्यास लिखे। उपेंद्र नाथ अश्क गिरती दीवारें 1947 ईस्वी में प्रसिद्ध उपन्यास है। शहर में घूमता आईना और एक नदी कंदील इस उपन्यास के अगले खंड हैं। गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें तथा पत्थर अलपत्थर इनके उल्लेखनीय उपन्यास रहे हैं। आगे देखते हैं उपन्यासों के ही संदर्भ में। अमृतलाल नागर का विशेष स्थान रहा है। उन्होंने अपने उपन्यासों में व्यक्ति और समाज के सापेक्षिक संबंधों को चित्रित किया है। नवाबी मसनद, सेठ माकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपर, एकदा नेमी राशणे और मानस का हंस 1962 ईस्वी में प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर के कई बार पूछे जाते हैं, याद रख लेंगे। सेठ माकेमल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपर और मानस का हंस कई बार पूछा जा चुका है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में वृंदावनलाल वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव प्रमुख उपन्यासकार हैं। ऐतिहासिक उपन्यासकार। एक बात और ध्यान रखेंगे कि आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है। तो इसमें आपको वृंदावनलाल वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव और एक नाम दे दिया अज्ञे का, तो ये मनोविश्लेषणवादी है, इसलिए आप कह देंगे ये ऐतिहासिक उपन्यासकार नहीं है। या फिर आपसे प्रश्न बनाकर पूछ लिया कि कौन सा मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, तो अज्ञे, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और एक अलग नाम दे दिया आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कर देंगे आप। इस प्रकार से प्रश्न बनाकर पूछे जा सकते हैं। तो आगे देखते हैं। वृंदावनलाल वर्मा ने विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम आदि ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा और पुनर्वा प्रमुख महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे हैं। यशपाल ने दिव्या, राहुल जी ने सिंह सेनापति और जय योद्धे और रांगे राघव ने मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो की सभ्यता पर लिखा प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री का वैशाली की नगरवधु भी उल्लेखनीय उपन्यास माना जाता है। कई बार पूछा हुआ है वैशाली की नगरवधु, तो चतुर्सेन शास्त्री। 1950 के बाद ग्रामांचल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चेतना के उपन्यास लिखे गए। 1950 के बाद की बात यहाँ कर रहे हैं। विषय क्या रहा? ग्रामीण अंचल, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक चेतना के उपन्यास लिखे गए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास सही अर्थों में आंचलिक उपन्यास माना जाता है। मेला आंचल की बात यहाँ हो रही है। मेला आंचल का समय भी परीक्षा में पूछा जाता है। 1954 ईस्वी में विशेष प्रसिद्ध उपन्यास है मेला आंचल। और प्रति परिकथा में ग्रामांचलों के जितने सवाक और विशुद्ध चित्र देखने को मिलते हैं उतने अन्य आंचलिक उपन्यासों में देखने को नहीं मिलते हैं। नागार्जुन का बलचनमा 1952 ईस्वी में, रतिनाथ की चाची, नई पोद, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे उल्लेखनीय उपन्यास हैं। किसके? तो नागार्जुन के प्रमुख उपन्यास ये हैं। फिर बात करते हैं उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य। 1956 ईस्वी में बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य, रांगे राघव का कब तक पुकारूं, भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चोरा, राही मशरूम रुजा का आधा गांव, शिव प्रशांत सिंह का अलग अलग वैतरणी, ये सभी जो उपन्यास हैं बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में बार बार मिलान कीजिए वाले या असंगत असंगत में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। शिव प्रसाद सिंह का अलग अलग वैतरणी, राही मशरूम रुजा का आधा गांव, भैरव प्रसाद का सती मैया का चोरा, उदय शंकर भट्ट का सागर लहरें और मनुष्य और रांगे राघव का कब तक है पुकार। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, देवराज के पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अजय की डायरी, मैं, वे और आप प्रमुख उपन्यास है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में धर्मवीर भारती की बात हम कर रहे हैं। सामाजिक चेतना के उपन्यासों में मनमथ नाथ गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय, लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र यादव आदि प्रमुख उपन्यासकार हैं। मनमथ नाथ गुप्त का बहता पानी, भैरव प्रसाद गुप्त के मशाल और गंगा मैया, अमृत राय कृत बीज, नागफनी का देश, हाथी दांत, लक्ष्मी नारायण लाल के मन वृंदावन, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा और रूपा जीवा तथा राजेंद्र यादव के प्रीत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान उल्लेखनीय उपन्यास है।
अब हम बात करते हैं आधुनिक भावबोध के उपन्यासों में जो यंत्रीकरण हुआ, दो महायुद्धों के अस्तित्ववादी चिंतन के फलस्वरूप आधुनिकता की जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसे लेकर भी उपन्यास लिखे गए। मोहन राकेश ने अपने उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, कई बार पूछा हुआ 1961 ईस्वी में, अंधेरे बंद कमरे, मोहन राकेश। आस्था विहीन समाज, अनिश्चित की स्थिति में लटके इंसान की मनाई स्थिति की अभिव्यक्ति दी है, निर्मल वर्मा का वे दिन। आधुनिक संवेदना से संपन्न उपन्यास है। राजकमल चौधरी का उपन्यास जो है मरी हुई मछली। श्रीकांत वर्मा का दूसरी बार। महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स। कमलेश्वर का डाक बंगला। काली आंधी। गंगा प्रसाद विमल का अपने से अलग आदि उपन्यास भी आधुनिक भावबोध की रचनाएं हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी रिपोर्टार शैली में लिखा गया उल्लेखनीय उपन्यास है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें यह भी पूछा जाता है यह कौन सी शैली में लिखा है, तो रिपोर्टार शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। अब हम बात करते हैं छायावादोत्तर जो कहानी विधा है उसके संदर्भ में और निबंध विधा के संदर्भ में अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।